यहाँ पे हरी एंथनी सर जो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, सीनियर मोस्ट हॉकियन हैं, जो बहुत ही उनको अनुभव है हॉकी में। उनके साथ वो जो टेक्निकल ग्राउंड पे हॉकी का क्या होना चाहिए, उसका चेंजेस क्या होना चाहिए, लोगों को कमर्शियल हॉकी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके साथ पब्लिक जो कॉमन मैन है उनको समझने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये हरे एंथनी सर जो बहुत ही रिस्पेक्टेड आदरणीय ऐसे यहाँ पे खड़की एरिया में रहते हैं, और ये पूना के बहुत ही रिस्पेक्टफुल, उसके साथ इंडिया के भी हॉकी इंडिया में भी रिस्पेक्टफुल ऐसे एंथनी सर हैं। उनसे साथ हम बातचीत करेंगे। अभी यहाँ ओडिशा और साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये मैच चल रही है। युवराज संगत जो कैमरामैन है वो देख रहे हैं, ये सब कैमरा का नियोजन कर रहे हैं। यहाँ हरे एंथनी सर अपने साथ बातचीत कर रहे हैं किसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के लिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। सर, आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन, हम ये सब जो आगे आने वाले जो हॉकीयन हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, तो सर आप कभी से खेलते हैं हॉकी में? हॉकी में कैसा आपका? 1952 में स्कूल नेशनल में रिप्रेजेंट किया था, तो पुणे महाराष्ट्र के थ्रू। तो मेरा कम से कम 50 साल हो गए अभी हॉकी के अंदर। मेरा हॉकी के अंदर मैंने भाग लेते हुए, अंपायरिंग करते हुए, फिर नेशनल अंपायर बना हूँ मैं। और कम से कम काफ़ी प्लेयर लोगों को 1936 में मेरा बर्थ हुआ है। एंड जब से मैं देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी से क्या करते थे, राइट हैंड साइड में कोई बॉल लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि डिफेंस अच्छा डिफेंस था उनका। हॉकी का संबंध है सर। हॉकी के अंदर बच्चे लोग हॉकी के अंदर लड़की पूना में लड़की में बोलो, सब स्कूल के बच्चे जब हॉकी उनका हाथ में रहता था। हॉकी मुश्किल से लेने के लिए तकलीफ होता था, लेकिन कुछ ना कुछ करते हुए बच्चे लोग हॉकी लेके अपने स्कूल के मैच वगैरह, टूर्नामेंट वगैरह, नेशनल तक के अंदर से इतना गर्व भी आता है कि जिसका कुछ और 2 बजे से 3 बजे का मैच रहना, 4 बजे का मैच रहना, तो 2 बजे से उधर लोग रिटायर्ड आदमी लोगों ला के बैठे थे ग्राउंड के अंदर। तो इस तरीके का माहौल का रहता है। तो हॉकी ग्रेजुएट बोलती हूँ उसको, हॉकी को मैं तो बोलता हूँ हॉकी का जोड़ा नहीं है वो, क्योंकि पुणे के अंदर, बॉम्बे के अंदर जो भी प्लेयर मांगता था इधर से स्टार्टिंग से हमारा डायगोस यहाँ पे अभी थोड़ा वाइड गया है, साइंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये बॉल वाइड है। सर जी, आप जो बहुत ही आपकी काबिल तारीफ आपकी ये करियर रह चुका है आपको, और खड़की का माहौल हॉकी जो खड़की है, देहू रोड है, घोरपड़ी एरिया है, जो जहाँ पे इंग्रज लोग रहते थे, वो एरिया जो है हॉकी में बहुत ही माहिर हो चुका था। तो सर जी, आपने जो फिलिप का भी नाम लिया है, जो फिलिप जो 1936 ओलंपिक खेले हैं, वहाँ में 3rd गोल्ड मेडल इंडिया को मिला है। ध्यानचंद जी भी उसमें टीम के कैप्टन थे। सर जी, यानी कि उस हिसाब से ध्यानचंद जी के साथ आपका बहुत ही गहरा रिश्ता हो चुका है, ऐसा नहीं?
नहीं समझता रिश्ता हूँ। तो नहीं, लेकिन मैं जो उनको फिलिप सर देखता के था माध्यम से जो फिलिप्स के माध्यम से या बाबू निमल के माध्यम से ये सब अच्छे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे वो लोग। एक कट्टी के अंदर नाम चीन निमल ब्रदर्स जो होते हैं, जो बाबू निमल है, उनके 5 भाई थे वो लोग, 4-5 भाई थे वो लोग, सबके सब हॉकी प्लेयर्स थे। इतना जोश था उनको देखने के लिए, ग्राउंड पूरा भर जाता था, ऐसे हॉकी का माहौल था, कट्टी का था। और हर एक बच्चे के अंदर स्कूल जो जाते थे उनका हाथ में हॉकी स्टिक होता था। स्कूल जो फिलिप्स के जो आपके साथ बहुत ही गहरे ताल्लुक है, Yes. तो उनके साथ यानी कि उनके बारे में हमको जी बताइए। बोलिए सर। सर वो यानी कि वो रहते कहाँ थे? कैंटोनमेंट बोर्ड का हॉस्पिटल लेना सर, उसके पीछे रहते थे वो। और हमारा आना जाना उधर अभी क्यों उनके सर, कोई लड़के उधर? उसका लड़का एक है सर, उसका लड़की है एक, इंदौर में शादी करके दिए हैं उन्होंने। हाँ। और उसका लड़का है, लेकिन अभी वो बजाज में काम करते थे वो। तो अभी जरा उनको प्रॉब्लम है, जरा तबीयत ठीक नहीं रहता है उनका। उसका भी कम से कम 60 के ऊपर एज हो गया रहेगा उनका। तो पर महत्व की बात ये है कि सर उसका लड़का कभी हॉकी खेला ही नहीं। हॉकी खेला नहीं, उनके ब्रदर वगैरह जो भी है वो हॉकी खेलते थे वो लोग, जो भी उसका लड़का जो फिलिप सर बाद लेटर ऑन कुछ उम्र में हॉकी क्रिकेट भी खेलते थे। जी क्रिकेट के बारे में मेरे को उतना ज़्यादा मालूम नहीं है सर, पर क्रिकेट खेलते थे वो यूज टू प्ले फॉर CAFD जो इधर काम करते थे वो उसके लिए काम करते थे वो। क्योंकि अबा महाजन सर जो है कौन महाजन सर? जो 95 इयर्स के ओल्ड है, पुणेकर हैं, जिन्होंने जो माउंटेनियरिंग वाले हाँ सर। जी, मेरा मुझसे भी बहुत ताल्लुक है, क्योंकि मैं उनके बहुत कुछ सीखा हूँ। यहाँ पे साई अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फास्ट गोल हो गया है उड़ीसा के ऊपर, अभी ये गोल हो चुका है। यहाँ पे साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला गोल है, जो सेकंड गोल, और उसके साथ ओडिशा के 3 गोल हो गए। जो उनकी खासियत क्या थी, जो फिलिप सर की खासियत क्या थी आपको? बहुत ही अच्छे आदमी थे वो। हॉकी के लिए एट द एज ऑफ 70-80 भी वो खेलते थे वो। हॉकी एग्जीबिशन मैच वगैरह जो भी रहता था वो हॉकी खेलते थे। एक दिन मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, उनका एक एग्जीबिशन मैच भी मैं अंपायरिंग किया हूँ। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। और मेरे डैडी बोलते थे कि उनके राइट से कोई आदमी एक तो बॉल जाएगा या तो प्लेयर जाएगा, ऐसा उनका खासियत था। तो ऐसे डिफेंसिव इतना उनका तगड़ा था कि वो बोलते थे कि एक तो बॉल जाएगा या तो प्लेयर जाएगा। अगर प्लेयर गया तो बॉल पीछे रह जाएगा, अगर बॉल गया आगे तो प्लेयर पीछे रह जाएगा। तो एक आदमी जाएगा, वो बॉल दोनों बॉल के साथ में आदमी कभी उसको क्रॉस करके जाता ही नहीं था। इतना उनका राइट का डिफेंस था, बहुत ही तगड़ा था सर। राइट डिफेंस बोलो तो कहाँ खेलते थे? राइट बैक में खेलते थे। राइट बैक में खेलते थे। ओके सर जी, उनका हाइट वगैरह उसके बारे में क्या पता? 5'8" तक रहेगा सर उनका हाइट। 5'8" था, लेकिन लीन थे एकदम। लीन थे। एकदम लीन थे। और एजुकेशन के बारे में क्या मालूम? एजुकेशन में उनके ज़्यादा नहीं हुआ है सर, क्योंकि उनके काबिलियत की वजह से, उनके हॉकी की वजह से उनको सर्विस मिला है। ज़्यादा 7, 8, 9, 10 तो वो जमाने के अंदर ज़्यादा नहीं सीखते थे, पढ़ते नहीं थे। इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी उनका? आमदनी नहीं था सर, लेकिन उनका लड़का काम पे लगने के बाद में उनका कंडीशन ज़रा सुधरा है। यस। तो उनके लेटर ऑन जो टाइम था उनका, जो बूढ़ापे का, तो उसमें कैसा कंडीशन था सर? तो कंडीशन अच्छा ही था सर, क्योंकि जब तक उसका लड़का भी काम को लग गया था तो उनका कंडीशन सुधर गया था। एंड
तो ब्रदर्स वगैरह उनके अच्छे थे, वो स्पोर्ट्स वाले सब जान पहचान रखते थे, मदद करते थे। पर ज़्यादा से ज़्यादा उनका लड़का काम को लगने की वजह से उनका ज़रा तबीयत भी सुधर गया, फिर वो उनका परिस्थिति जो है वो भी अच्छा हो गया। सर जी, बाबूजी निमल सर का भी आपने नाम लिया, तो फिर बाबूजी निमल सर के साथ आपके कैसे ताल्लुकात थे? उसके बारे में उनका बातचीत था सर मेरा, उनके वो 5-4 भाई थे ना, उनके सब मेरा पहचान था सर। ये इतने अच्छे खिलाड़ी थे वो कि बाबा उसका कुछ मानना, 5 भाई का मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूँ। वो भी एक अच्छा हाफ थे सर, बहुत अच्छा खिलाड़ी थे। उनके पूरे भाई लोग उनके भी खेलते थे मैच में, गंदी बहुत आती थी, गर्दी बहुत आती, बहुत गंदी आती देखने के थी, लिए बहुत देखने के लिए कटके अंदर इतना था सर। कोई भी मैच मेरी मैच भी लोग आते थे। सर जी, जो 5 भाई खेलते थे तो उनका जो प्लेस के बारे में क्या, बाबूजी निमल सर क्या खास उनका खास मैं कौन सी जगह पे खेलते थे मालूम नहीं, पर सर उनका एक ब्रदर था, के एन निमल करके, वो एनिमेशन फैक्ट्री में काम करते थे। उनका भी ओलंपिक के अंदर सेलेक्ट होने का चांसेस बहुत ब्राइट था, इतना ब्राइट था कि बाबा वो ऑलमोस्ट टीम के अंदर थे, ओलंपिक टीम के अंदर थे। लेकिन उस वक्त उनका एक एक्सीडेंट, एनिमेशन फैक्ट्री में काम करते थे, उनका एक एक्सीडेंट, ग्रेनेड हाथ में ही उनका बस्ट हो गया, ग्रेनेड जो एक्सप्लोर हो गया उनके घर में। तो उनके एक राइट हैंड साइड का 3-4 उंगली चले गए सर वो लोग। लेकिन बाकी जो है सर उनका हॉकी खेले, उनके बाद में भी वो लोग के निमल साहब बहुत हॉकी खेले हैं उसके बाद में। लेकिन इतना तूफान थे, इतना उनका डॉजिंग था सर, उसका कुछ बयान नहीं कर सकता। बहुत एक्सट्रीमली गुड। और उनके दूसरे भाई थे सर, वो बैट में खेलते थे, बहुत ही तेज दिमाग के थे, ऐसा उठते कि हादर जाने के, सब बहुत तगड़ा गेम था उनका। सर उनके जो भाई के एन निमल सर का हाइट वगैरह, उनके जो के एन निमल का हाइट ज़्यादा नहीं था सर, उसका 5'6" रहेगा ना, ज़्यादा नहीं था उसका। लेकिन निमल, बाबू निमल का जो है इसका सामने उसना ज़्यादा था, उसका 5'7" लेकिन हॉकी में कम हाइट थोड़ा सा लगता है, तो उसके हिसाब से वो हाइट का फायदा होता है कि उनको नहीं, उसका फायदा होता है सर, जो कम हाइट रहते ना उनका बहुत फायदा होता है। हाँ, लेकिन बाबूजी निमल सर की खासियत क्या, यानी कि वो हाइट के हिसाब से उनको तकलीफ हो रही थी क्या? नहीं, तकलीफ नहीं होता था सर, ये वॉज वेरी सेलेक्टेड प्लेइंग फॉर महाराष्ट्र, he was playing for India, he represented India in the 1936 Olympic Games। तो बहुत ही गेम बहुत अच्छा था सर जी, आपने बहुत हॉकी खेला है, तो उस जन्म में ना, मैं ज़्यादा नहीं खेला हूँ सर, मैंने देखा है, आपने देखा है, तो है। उसके हिसाब से उस जमाने में कौन से टूर्नामेंट होते थे, वो उसके बारे में क्या बताओ? सर उस टाइम तो 12 टूर्नामेंट होते थे, हमारा लीग से स्टार्ट होता था, लीग के बाद में डॉक्टर पेट्रिक्स बोले, फिर बहुत सारे टूर्नामेंट, टर्की के अंदर होता था डॉक्टर पेट्रिक का वो टूर्नामेंट। वो डॉक्टर पेट्रिक हमारे महाराष्ट्र हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ही इज नो मोर नाउ, बट नाम के ऊपर टूर्नामेंट चलता था उसमें। वो जब जिंदा थे सर, उस टाइम को ही वो उनका टूर्नामेंट चलता था। अभी यस, यानी कि उनका सपोर्ट होता था, ये सर उनका इकोनॉमिकल सपोर्ट रहता था, टीम्स को प्राइजेस वगैरह देते थे। उस टाइम को प्राइज मनी नहीं था, लेकिन ज़्यादा करके वो गिफ्ट वगैरह देने के लिए।
तो उस टाइम टूर्नामेंट काफी उसके साथ और दूसरा कुछ टूर्नामेंट फेडरिक सर के साथ जो नाम से वाला जो हमारा टूर्नामेंट लीग एक चलता था सर, डॉक्टर फेडरिक सर दास लाजरस कब चलता था, हैरी रॉजर्स चलता था, हैरी रॉजर्स साहब जो हॉकी के बहुत बड़े सेक्रेटरी थे हॉकी एम्यूजन फैक्ट्री के, तो सब टूर्नामेंट होने के सर हम लोग कंडक्ट में ही करने का, वो सब टूर्नामेंट हम लोग इनके मदद से कर रहे थे। रणबीर सिंह भट्टी, इनके चाचा, इनका मामा जो थे उनका, वो भी अच्छे अंपायर थे, नेशनल अंपायर थे, हमारे सीनियर नेशनल के अंपायरिंग किए हैं उन्होंने, और एक बार फाइनल भी किए उन्होंने। यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो अभी टूर्नामेंट में ये जो मैच चल रहा था उसमें अभी कौन सा थर्ड क्वार्टर, ये अभी थर्ड क्वार्टर चालू हो गया, अभी चौथा शुरू हो जाएगा। उसके साथ थर्ड क्वार्टर में अभी साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उनके 2 गोल हो चुके हैं, उसके साथ उड़ीसा के 3 गोल हो चुके हैं। सर जी आप जो बोलते हैं कि जो सेकंड टूर्नामेंट जो उसके बारे में बातचीत चल रही थी, कौन सा टूर्नामेंट? काफी सारे टूर्नामेंट चलते थे, हैरी रॉजर्स, डॉक्टर कामत चलता था, डॉक्टर कामत, हैरी रॉजर्स का एम्यूनिशन फैक्ट्री का, लाजरस दास चलता था, जिमी जैमसन बड़े अच्छे टूर्नामेंट होते थे। ये के पुलिस के ऑफिसर थे, उनके नाम के ऊपर बॉम्बे में चलते थे वो टूर्नामेंट वगैरह, सब हम लोग लाके इधर चलाते थे। और एक टूर्नामेंट होता था, प्राण साहब ने एक कौन सा टूर्नामेंट है, प्राण साहब ने एक डोनेशन का वो रनर था, जेटोपैक टूर्नामेंट होता था एक साल में, हर एक साल में कर्की में होता था, एक साल बॉम्बे में होता था, एक साल बॉम्बे में होता था। उसके अंदर सिर्फ कर्की के सेलेक्टेड प्लेयर्स खेलेंगे या तो बॉम्बे के सेलेक्टेड प्लेयर्स खेलेंगे। एक टाइम कर्की में होता था, एक टाइम बॉम्बे में होता था। इसके अंदर उसके लिए भी प्राण साहब ने ट्रॉफी डोनेट किया। बोलो तो प्लेयर, अभिनेता, ओके, एक्टर, उन्होंने डोनेशन दिया। काफी साल हो गए। खड़की का जो माहौल था बहुत ही ब्रिलियंट था। अभी जो क्रिकेट में जितना प्लेयर्स नहीं थे, लोग नहीं थे, उससे भी बहुत ही तगड़े लोग वहाँ आते थे। तो उसके बारे में क्या बयान कर देंगे? सर, करकी एक क्रेडल था, हॉकी का गोडाउन था, हॉकी का एक नर्सरी था। ये यहाँ से बॉम्बे के अंदर प्लेयर जाते थे खेलने के लिए। अभी भी देखो इधर बॉम्बे के अंदर इधर कम खेलते हैं, लेकिन बॉम्बे के अंदर डेली उनका आना जाना रहता है, डेली खेलते थे जाकर सर। सर जो शॉप्स वाले थे, जो टपरी धारक भी थे, वो भी देखते थे? वो सब दुकान बंद वगैरह करके आने के सर मैच देखने के। मैं तो देखा था 25-25 हजार लोग है ना देखने के लिए आते थे। प्लेयर लोगों को एज ए सेलिब्रिटी उनके यानी कि फिल्म वाले के से भी बढ़कर उनको रिस्पेक्ट देते थे। यस सर, बरोबर। मैच देखने को आते थे, यही बहुत बड़ा रेस्पेक्ट हो गया सर। हर एक प्लेयर के पीछे कुछ ना कुछ काफी लोग रहते थे। होटल वाले सब बंद करके आने के, टपरी वाले बंद करके आने के, दुकान वाले थोड़े दुकान वाले सब बंद करके आने के सर। करकी का माहौल जो था हॉकी के लिए वो बहुत ही उम्दा था। खड़े होने की जगह नहीं होती थी स्टेडियम में, इतना रश होता था, लोग गेट पे खड़े हो जाते थे, है ना। गेट से ऊंचा हो गेम देखते थे, ऐसी कंडीशन थी जो आज क्रिकेट में। यहाँ पर भट्टी सर भी है जिन्होंने बचपन में हॉकी देखा है। जो प्रेक्षक जो है वो बताते हैं अभी। नमस्ते सर, नमस्कार।
लगता है सर? सर आपका जो उम्दा माहौल के बारे में अभी सर ने भी बताया, जबरदस्त हदरने वाली चीज वहाँ होती थी, तो उसके जो प्रेक्षक के बारे में क्या बता सकते हैं? उस वक्त ऐसा होता था कि जब मैच होना है, सपोज कि 4 बजे का मैच है, तो लोग वहाँ पर 3 बजे आकर बैठ जाते थे। इतना क्रेज था जितना कि आज क्रिकेट में होता है, उस वक्त ये क्रेज था। यानी इतना जैम पैक्ड स्टेडियम होता था कि लोगों को खड़े होने के लिए जगह नहीं होती थी। लोग गेट भी इतना पैक होता था कि लोग अंदर नहीं जा पाते थे, इतना रश होता था, यानी इतना क्रेज था। यानी 1 घंटा पहले आकर बैठते थे मैचेस, और ऑडियंस भी बहुत अच्छी, इतनी पब्लिक अच्छी होती थी, अप्रिशिएट करते थे प्लेयर के एक गेम, उसको कमेंट्स भी अच्छे करते थे और कॉम्प्लीमेंट्स भी देते थे, जो भी था इट वॉज फैंटास्टिक, बहुत मजा आता था देखने में। यानी हमारे ऐसे आज भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे रूम पे खड़े हो रहे हैं, देखिए रूम पे खड़े हो रहे हैं सोच के कि उस वक्त का जो मुझे याद है, क्योंकि तकरीबन मुझे भी हॉकी में अब 35 साल हो गए, एज अ प्लेयर, एज अ अंपायर, एज अ कोच एंड टेक्निकल कमेटी वॉट एवर। 35 साल का काफी लंबा पीरियड है, और हैरी सर तो मेरे बहुत सीनियर हैं, इनके तो तकरीबन 50 साल हो गए, बट हम लोग काफी साथ में रहे। ये मेरे हैरी सर मेरे अंकल थे, जसवंत सिंह भट्टी अंपायर, उनकी डेथ हो गई, वो बहुत अच्छे अंपायर थे वो, और हैरी सर बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर उसके बाद मेरी बड़ी इनके साथ दोस्ती हो गई, और हमारे आज भी फैमिली रिलेशन इतने अच्छे हैं, घर में आना जाना काफी है हमारा। तो पर जब पुरानी यादें आती हैं तो एक बहुत अजीब सी खुशबू आती है, खुशी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। और इनको इंट्रोडक्शन मैंने दिया है सर जिला परिषद मैचेस से। जिला परिषद के मैचेस में जो स्टार्टिंग जो अंपायर तैयार होते थे वहीं से तैयार होते थे, तो इनको मैं वहां से शुरू किया मैंने, जिला परिषद। पूरे दिन में सर 10-15 मैच तो हो ही जाते थे। ये निश्चित सर, आपके माध्यम से बहुत ही भट्टी सर के बहुत इंडियन प्लेयर्स सर, और कुछ टूर्नामेंट के बारे में बताया, जो कामत सर का जो टूर्नामेंट बताया, यहाँ के IGP थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के, पुणे के रह चुके हैं वो, एंड उनके नाम के ऊपर वो टूर्नामेंट चलता था यहाँ पर, पुणे में टर्की में करते थे वो टूर्नामेंट वगैरह। सर पुराने जो प्लेयर्स के बारे में क्या बता सकते कि अभी समझो जो फिलिप सर भी है, बाबूजी नीमल सर भी है, KN नीमल सर भी है, भट्टी साहब का जो पिताजी चाचा जी वो भी उसके साथ और कुछ प्लेयर के बारे में? जी सर, ये टर्की का माहौल ही ऐसा था कि उनके खून के अंदर ही सारे हॉकी लिखा हुआ था। तो हर एक बच्चे के घर में, हर एक घर के अंदर हॉकी स्टिक होना ही जरूरी था। हमारा जो बाड़ा था सर, हम लोग पहले बाड़े में रहते, अभी उस बिल्डिंग वगैरह बन गया है अभी, लेकिन उधर ऐसा था माहौल था, कम से कम 150 घर थे। 150 घर के अंदर हर एक घर के अंदर एक स्टिक होना जरूरी था। खेलते थे सब, खेलते थे सब। धनराज पिल्ले भी आप खेलते हैं ना, वो हमारे घर के बाजू में रहते थे, 30 मीटर पे रहते थे। हाँ, तो फिर वो सब चारों भाई ने हॉकी खेलना चालू किया उन्होंने, और अब माहौल ऐसा। सर अभी धनराज पिल्ले सर का बात निकला है, तो धनराज पिल्ले सर को आपने बहुत बचपन से देखा नहीं? एकदम बचपन से बोला तो उनका नहीं सर, जब भी पैदा हो गए ना उस दिन से सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर वो बढ़ते हुए देखा था मैंने। सेंटेंस यूज किया है सर। यहाँ पे पेनल्टी स्ट्रोक मिला है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और उड़ीसा के पेनल्टी कॉर्नर मिल रहा है। बहुत ही बॉल को कैच करने के लिए झटापट हो रही है, पेनल्टी स्ट्रोक मिस हो गया है, पेनल्टी कॉर्नर मिस हो गया है। यहाँ पे हम हरी सर से बातचीत करें। सर और प्लेयर के बारे में क्या बता सकते हैं जो खिड़की में उम्र सॉरी धनराज पिल्ले सर का बात हमारे बाड़े में एक वक्त ऐसा था, 1-2 लड़के लोगों का हमारे बाजू में थिएटर है सर, वहाँ पर झगड़ा होगा बच्चे लोगों का, टिकट के ऊपर से कुछ झगड़ा होगा,
तो वो गौलीवाड़ा के बच्चे थे वो लोग, सब गौलीवाड़ा के लोग थे। तो वहाँ पर मराठकर एक बहुत बड़ा डॉन था वो, तो उसको लाए वो लोग ने। वो क्राउन ऑफिस के पास आके रुक के बोला कि ये स्पोर्ट्समैन का बाड़ा है, यहाँ पर मैं नहीं आऊँगा, मेरे को मालूम है यहाँ पर के बच्चे जो है सब जेंटलमैन है, सब सिर्फ खेलते हैं हॉकी और सब जेंटलमैन है, मैं इधर नहीं आऊँगा। वो वापस चले गए। यानी कि इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना रेस्पेक्ट करता था। हाँ, और जो आज भी रेस्पेक्ट है सर हमारे बाड़े का, स्पोर्ट्समैन का बाड़ा बोलते थे वो लोग। अभी वो हमारे ग्राउंड के अंदर, प्रैक्टिस ग्राउंड के अंदर खेलने के लिए जाने के लिए, तो वहाँ पर धनराज पिल्ले का डैडी जो इंचार्ज है ग्राउंड का इंचार्ज थे वो, तो ग्राउंड का मेंटेनेंस वगैरह सब वो ही करते थे। हर एक ग्राउंड का उधर 4x400 का ट्रैक डालने का उनका काम था। कबड्डी का मैच, कबड्डी का फील्ड, हॉकी का फील्ड, फुटबॉल का फील्ड, सब वही देखते थे। उनका इतना तजुर्बा था सर उनका कि बोलने को नको। हमारे बाड़े के बच्चे जाते थे, कोई भी बच्चे जाते थे ग्राउंड के ऊपर खेलने के लिए, तो पहला परमिशन देने का खेलने के लिए। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान है सर इनका। यानी कि धनराज पिल्ले सर के पिताजी का योगदान, उनके खुद का भी योगदान बहुत ही बढ़िया है। ओलंपिक में खेले, एशियन गेम्स में भी खेले। और सर उनके जो आपके सामने उन्होंने खेला है, तो उसकी जो खेल के बारे में क्या बता सकते सर? उनका खेल ऐसा था सर, उनका बहुत ही तगड़ा सर। एक टाइम ऐसा अम्बेडकर हॉकी टूर्नामेंट के अंदर हम लोग थे उधर, तो ग्रुप को बुलाया उन्होंने, एंड धनराज पिल्ले अब जहाँ पे हम घर के बाजू में ही थे वो जो इनका पार्टी वगैरह था उधर, वो उधर था। महिंद्रा का एक टीम आया था फाइनल के लिए, एंड नेवली लिग्नाइट का टीम आया था फाइनल के लिए। तो दोनों टीम का वो डिनर वगैरह कुछ किया हम लोग ने वहाँ पर। तो करने के बाद में धनराज पिल्ले को जोखिम कालवाई ने बुला के लिया, बोला जो धनराज पिल्ले को बुलाओ। तो धनराज पिल्ले का टाइम को काम का हो गया था सर। तो उनका ब्रदर RCF के अंदर स्पोर्ट्स ट्रेनर है एंड सेलेक्टर भी है। जो भी प्लेयर्स वगैरह सेलेक्ट वगैरह होते हैं उनके इसके वजह से होता है सिलेक्शन, प्राइज वगैरह कर। तो उस टाइम को उनका काम हो गया था उधर RCF के अंदर। ये मेरा सामने की बात है। धनराज पिल्ले को जोखिम कारवाई ने बुलाया, बोला तुम उधर खेलेंगे, तो बोले तुमको कलर नहीं मिलेगा। तुम बोले महिंद्रा को खेलो, बोले ऐसा शर्ट पकड़ के बोला उसने कि जोखिम कारवाई ने, आप मेरे साथ में आ जाओ, मैं इंडिया का कलर देता हूँ। पर उसने सिर्फ उसको इंडिया का टीम में नहीं रखा है सर, उसने उसको इतना बड़ा प्लेयर बनाया जोखिम कारवाला ने, जितना बड़ा प्लेयर बनाया कि ओलंपिक्स होते ही पहला जर्नलिस्ट लोगों रहते ना, तो जर्नलिस्ट पेपर वाले उनका एक टीम था, उनका एक टीम सेलेक्ट करता था इंडिया 11 वर्ल्ड 11 टीम करके। उस टीम के अंदर धनराज पिल्ले वॉक करने का फर्स्ट 11 के अंदर आते थे। इतना उनका क्रेज नहीं, इतना गेम उसका क्रेडिबिलिटी था, इतना पावरफुल गेम था उनका कि अगर बी के अंदर मिल जाता तो सर 100% गोल, 100% गोल, 110% भी बोलेंगे तो चलेगा। ये वॉज वेरी एक्सट्रीमली स्पीड जो था। एंड वो मेरे को बोले एक टाइम साहब, अगर एक टाइम भी एक सेंटर फॉरवर्ड अगर बॉल लेके चले जाता है, फॉरवर्ड अगर बॉल लेके चले जाता है एंड उसको जिसको क्रॉस करके चले गए वो आदमी उसको पकड़ लेगा, बस टर्न करके रिकवर करके वापस पकड़ लेगा, तो इज नॉट ए फॉरवर्ड, इज नॉट ए वेरी गुड फॉरवर्ड। उसको ऐसा होना चाहिए कि 2-3 सेकंड 5-6 सेकंड मिलता है आपको, तो
तो वो सेकंड के अंदर वो इतना लेके चले जाता है कि उसको पकड़ने का मुश्किल हो जाता है। ही इज ए गुड फॉरवर्ड, ही इज ए स्पीड फॉरवर्ड एंड ए वेरी गुड फॉरवर्ड। ऐसे आदमी लोगों को बहुत कम मिलते हैं। ही वॉज वन ऑफ देम, he was one of them who once he cuts across and takes the ball beyond a defender, he will not be able to recover करके उसको अगर वो करता है, उसको पकड़ लेता है, तो is not a good forward। निश्चित तौर पे सर आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, काबिल तारीफ है। निश्चित आपको यानी कि इतनी छोटी छोटी जानकारी आपको है कि यानी कि इंडिया का जो हॉकी जो है, जो बहुत ही वर्ल्ड में उन्होंने राज्य किया है, तो उसमें ये आपका जो एक्सपीरियंस के माध्यम से कुछ बुक्स बनाए जाते हैं, तो हर कॉमन पर्सन को ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा, जानकारी देने वाला रहेगा, ये मेरे को ऐसा लगता है। सर जी, आप अभी टेक्निकल बोर्ड पे काम करते हैं, जो अंपायरिंग का जो टीम के हेड है आप, तो अभी जो आप नए भी जो टूर्नामेंट देखते हैं, टर्फ जो अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये तीसरा गोल हो गया और ये बराबरी पे मैच आ गया है। बहुत ही अच्छा गोल हो गया, पेनल्टी कॉर्नर से ये गोल हो गया है। सर अभी टेक्निकल तो ये नया भी मैचेस देखे हैं, पुराने भी देखे हैं, पुराने प्लेयर्स भी देखे हैं, नए प्लेयर्स भी आप देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से अंपायरिंग क्या बदल काफी सारे बदल हो चुके हैं सर। अभी जैसा कि 23 एरा के लाइन में से अभी पेनल्टी कॉर्नर लिया जाता है। पहले जो फ्लैग है ना, वो फ्लैग के बाजू में 5 मीटर्स के वो वहाँ से पेनल्टी कॉर्नर लिया जाता है। तो अभी पहले जमाने में सर, आदित्य पाल के जमाने में बॉल हाथ में रोकती थी और फिर उसको बॉल डेड होना चाहिए, बॉल शुड नॉट बी मूव, वो रूल था पहले। और अभी नहीं, बॉल कैन मूव एंड इट हैज टू बी स्टॉप आउटसाइड द सर्कल एंड देन टेकन इनसाइड एंड देन शूट। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था सर। पहले के जमाने में बाहर से रोकना था और फिर बॉल हाथ में रोकना था, हाथ में से स्टिक लगाने का नहीं था। और फिर बॉल अंदर लेके जाना, डेड स्टॉप था। बॉल शुड नॉट बी मूवेबल। उसके बाद हिट करने का। ओके, तो अभी थोड़ा जो बॉल अगर रोल होगा सर, अंपायर ब्लो करता था एंड देता था। और क्या चेंजेस हो गए सर? पहले हाथ से फेंकने के, थ्रो फेंकने के, पहले हाथ से बॉल ऐसा है ना, साइड लाइन से बॉल, साइड लाइन से अगर बॉल गया तो हाथ से फेंकते हैं। तो अभी हिट मारते हैं ना, हिट मारते हैं, पुश करते हैं, स्कूप करते हैं, कुछ भी करते हैं। यस, पहले जमाने में सर इधर से स्कूप करेंगे ना बॉल, बी के अंदर नहीं होना चाहिए। बी के अंदर बोलो तो गोल की सर्कल, शूटिंग सर्कल, के अंदर लैंड नहीं होना चाहिए, वो फॉल्ट था। अभी क्या उसको सब अलाउ करते हैं सर। स्कूप भी चलता है, स्कूप चलता है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट डेंजरस। अभी क्या है, पहले जमाने में बॉल एरियल बॉल नहीं यूज करते थे। अगर ओरिजिन के अंदर यहाँ से स्कूप करता है कोई लड़का, तो यहाँ से अगर डेंजर हो जाएगा तो अंपायर ब्लो करेगा। अगर एट द टाइम ऑफ लैंडिंग वो बॉल लैंड करता है, अगर उधर भी डेंजर हो जाता है तो उधर भी ब्लो करता है। अभी इधर से यहाँ पे यानी कि उठाते समय और लैंडिंग होते टाइम दोनों टाइम को डेंजर नहीं होना चाहिए, अगर इधर से बॉल लिफ्ट किया और वो अंपायर देखता है कि लैंडिंग के टाइम को डेंजर है तो वो सीटी बजाएगा। एंड ये ओरिजिन के अंदर ही अगर ये होता है, ये अभी फिर क्या चेंज होगा उसमें? अभी चेंज नहीं होगा सर। अभी क्या है, सिर्फ कि अभी बॉल इधर से पुल किया है, उधर लैंड होता है बॉल। अगर कोई प्लेयर रिसीव करता है
रिसीव करता है, वो अगर उसके सामने अगर कोई भी प्लेयर नहीं रहेगा, अगर वो अप्रोच करता है वो बॉल को, ही इज मेकिंग द बॉल डेंजरस। डेंजरस करना नहीं चाहिए, डेंजरस करना नहीं चाहिए सर, बॉल फिर फाउल हो जाएगा। फाउल हो जाएगा, इमीडिएटली वो अंपायर बजा देगा। और दूसरे कुछ चेंजेस आपने देखा है अभी, जैसा कि अभी पेनल्टी कॉर्नर सर, अभी शूट आउट के टाइम को 23 एरो लाइन से बॉल लेते हैं, 10 सेकेंड्स डिले का वो ये 8 सेकेंड डिले के अंदर एक अंपायर उधर रहता है, वो सीटी बजा देगा 8 सेकेंड के बाद में, उसके अंदर उसको गोल मारना है। 8 इधर से ये 23 एरिया लाइन है ना सर, सेंटर से लेके जाना है बॉल, गोलकीपर रहेगा और सिर्फ एक प्लेयर रहेगा, तो वो जो लेके जाएगा वो 8 सेकंड के अंदर 8 सेकंड के अंदर उसने गोल मारना है। अगर 8 सेकंड के अंदर गोल नहीं मारा, उसने अंपायर ने जो वॉच लेके खड़ा है ब्लो कर देगा। और दूसरे कुछ चेंजेस हो गए अभी, जैसा कि 35 मिनट का गेम, उसमें उसके अंदर अभी 15 मिनट का देते हैं। देखो कैसा चलता है, इट डिपेंड्स अपॉन ग्लैमराइज कर दिया। भट्टी साहब के माध्यम से वो बोलते हैं कि ये ग्लैमरस कर दिया, ये गेम ग्लैमरस हो गया सर। For आप the interest of the people, these changes are taking place. And over and above this interest, these changes are made to suit the European team. ओके European teams. Yes, sir. सर जी, अभी ये बहुत ग्राउंड आया है, आप लॉन पे भी खेले हैं, मट्टी पे भी खेले, तो उसमें आपको क्या बदल लगता है? इसके अंदर गेम बहुत स्पीड हो गया सर, एंड लाइफ स्पैन जो है अंपायर्स का, अंपायर का पोटा प्लेयर का जो लाइफ स्पैन हो गया है वो बहुत शॉर्ट हो गया है, बहुत शॉर्ट हो गया है कि काफ मसल टायर्डनेस बहुत होता है, एंड ये प्लेन वाटर, सो दैट इज गॉट लॉट ऑफ चेंजेस इन द दिस थिंग। यस डेफिनेटली, एंड लाइफ स्पैन जो प्लेयर का होता है इट बिकम अ वेरी शॉर्ट। अगर 15 साल जो हार्ड लाइन है ये तुम्हारा टर्फ के अंदर वगैरह, आर्टिफिशियल टर्फ के अंदर, ये तो बहुत बेकार हो गया। वेयर एंड टेयर जो है, नी जॉइंट प्रॉब्लम आते हैं सर, करेक्ट। धन्यवाद सर, हरी सर जी, आप बहुत ही इंफॉर्मेशन दिया। आपने ये हॉकी को बढ़ावा के लिए आपने जो टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, उसके लिए एनएसएस स्पोर्ट्स शुक्रगुजार है। तहे दिल से हम आपको नमन करते हैं और आपकी रजा लेते हैं, आपका आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए अभी चौथे गोल के तरफ उनका दौड़ रहे, अभी पेनल्टी स्ट्रोक मिला है, पेनल्टी कॉर्नर मिला है। जैसा कि सर ने बोला कि डी के अंदर से वो अभी स्ट्रोक लेंगे, अभी 8 सेकंड के पहले स्ट्रोक लेना पड़ता था, ये अलग है। पेनल्टी कॉर्नर दिया और पेनल्टी कॉर्नर गोल शूट आउट टाई ब्रेकर टाई ब्रेकर होता है, शूट आउट, वो शूट आउट 5 स्ट्रोक। हाँ, तो यहाँ से ड्रिबल करते हो जाए 8 सेकंड के अंदर उसमें गोल करना है। 5 मिनट में जो स्कोर जिसका अंदर वो शूट आउट के अंदर होता है सर। अभी ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पेनल्टी सेकंड पेनल्टी कॉर्नर मिला है, अगर सीटी बच गया है, सीटी बच गया है तो सर उसको कंटिन्यू करना ही है, उसको कंप्लीट करना ही है, पेनल्टी कॉर्नर जो है उसको कंप्लीट करना ही है। तो यानी कि अभी खेल क्यों रोका है? खेल रोका है इसमें तो सर राउंड बच गया है, तो टाइम ऑफ हो गया है, टाइम, लेकिन वो टाइम के पहले उनका पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है, तो ये पेनल्टी कॉर्नर कंप्लीट करना ही है। फिर वो एक्स्ट्रा टाइम के अंदर वो अंपायर बजाएगा अभी, एंड फिर बाद में भी मैच खत्म होने के बाद में वो सीटी बजा के ये पेनल्टी कॉर्नर खत्म होने के बाद में बजाएगा। लेकिन बॉल को बाहर आना चाहिए,
बॉल बार डी के बाहर आने के बाद में फिर वो पेनल्टी कॉर्नर कंप्लीट हो जाता है, खत्म कंप्लीट हो जाता है। हाँ कंप्लीट होगा। यहाँ पे यानी कि पेनल्टी कॉर्नर कंप्लीट नहीं हो गया, इसलिए मैच खत्म नहीं किया। हॉर्न बजने के बाद मैच के पहले हॉर्न बजने के बाद में पहले उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर के लिए सीटी मारा है सर। तो रूल के मुताबिक उनको पेनल्टी कॉर्नर कंप्लीट करना ही है। तो उसके बाद में अंपायर जो टेक ओवर कर लेता है, तो वो पेनल्टी कॉर्नर स्टार्ट करेगा, पेनल्टी कॉर्नर वो करेगा। वो रूल ऐसा बोलता है कि सर बॉल एकदम डी के बाहर आ जाएगा या तो अटैकर का कोई फॉल हो जाएगा, तो फिर वो पेनल्टी कॉर्नर खत्म हो जाता है और मैच भी खत्म होगा। मैच भी खत्म हो गया। अभी थर्ड ये हो गया ना? यस, मैच टोटल खत्म हो गया। टोटल खत्म हो गया सर, 3 हो गया। ओके ओके। 3-3 से अभी ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ओडिशा जो है उनकी मैच अभी टाई हो गई है। ये मैच अभी टाई हो गया तो क्या होगा फिर? उनको 1-1 पॉइंट मिलेगा सर, 1-1 पॉइंट मिलेगा। अभी पेनल्टी स्ट्रोक वगैरह ऐसा कुछ नहीं, लीग बेसिस के ऊपर चल रहा है। लीग बेसिस के ऊपर क्या होता है कि सबका पॉइंट लिख के अभी 1-1 पॉइंट मिला है। 1-1 पॉइंट मिला। अगर जीतता है तो 3 पॉइंट जीतने वाले को मिलता है, और नहीं जीतने वाले को 0 पॉइंट मिलता है। अगर टाई होता है तो 1-1 पॉइंट मिलता है। तो ये जो चालू रहता है लीग कंप्लीट होने तक। लीग कंप्लीट होने तक, फिर उसके बाद में पॉइंट्स के ऊपर उनका। और पेनल्टी स्ट्रोक का मैच कभी होता है? यानी कि ये पेनल्टी अभी नॉकआउट सीजन होगा ना सर, नॉकआउट हो जाएगा ना, ये सब 2-2 टीम या 1-1 टीम लेंगे ये लोग, तो नॉकआउट चालू होगा। तो पेनल्टी सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल के बाद में नॉकआउट तभी पेनल्टी स्ट्रोक यूज किया। पेनल्टी स्ट्रोक नहीं, पेनल्टी शूट आउट। पेनल्टी शूट आउट अगर कुछ नहीं होता है तो एक्स्ट्रा टाइम देंगे। एक्स्ट्रा टाइम का रूल है कि नहीं मालूम नहीं, पर ज्यादा करके सर वो शूट आउट के टाइम को ये यहाँ से 23 एरिया लाइन से लेते हैं। ओके, यस। धन्यवाद सर जी, यहाँ पे आपने बहुत ही काबिल तारीफ इंफॉर्मेशन दिया। अभी जो प्लेयर्स हैं, नाम क्या? जगत जो प्लेयर्स है स्पोर्ट्स अथॉरिटी एंड इंडिया के, उनको मैन ऑफ द मैच घोषित किया है। जगत वर हे करायचं ना।